हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया हैं। और आज माय डियर फ्रेंड्स आपके साथ हम तो जुड़े हैं एक नया टॉपिक डिस्कस करने के लिए। स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्टरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो आपको पूरा स्टैटिस्टिक्स में ये आपकी हेल्प करेगा। डिस्कस करने वाले हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आइए अपने डिस्कशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी की। तो बताया गया कि अगर आपके पास एक सेट ऑफ डाटा है और आप चाहते हैं उस सेट ऑफ डाटा को इतने बड़े नंबर्स बताने की बजाय, अलग अलग नंबर्स बताने की बजाय मैं एक ही नंबर से रिप्रेजेंट कर दूं, वो मेरा उस डाटा का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन जो है बन जाएगा। जैसे माय डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए मेरे पास आपके मार्क्स हैं आउट ऑफ 20 आपके इतने मार्क्स आए टेस्ट के अंदर, 12, 15, 18, 19, 20। अब मैं कहूं मैं तो इसे केवल एक नंबर से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो वो मेरा नंबर कहलाएगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे मैं कहूं कि मैं इसकी एवरेज निकाल लेना चाहता हूं कि आपके एवरेज मार्क्स कितने। मान लीजिए आपकी एवरेज जो है यहाँ पे, मान लीजिए आपकी एवरेज यहाँ पे निकल कर आती है 17, तो मैं कहूंगा कि बच्चों के ऑन एन एवरेज मार्क्स जो है इस टेस्ट में 17 है। तो कहा गया आपकी जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उन्हें हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। आपके जो एवरेजेस हैं उन्हें आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो मैथमेटिकल एवरेज, जो आप प्लस माइनस करके कुछ निकालने वाले हैं यहाँ पे, जिसके अंदर आपके आती हैं जी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, जिनकी चर्चा आज आपके साथ हमें करनी है। और इसके अलावा हमारे पास है जी दो पोजिशनल एवरेज भी, जो कि है हमारी मीडियन और मोड। देखिए मीडियन और मोड जो है वो डाटा में पोजीशन के बेसिस पे निकाली जाते हैं कि किन वैल्यूज की क्या पोजीशन है डाटा के अंदर, उसके बेसिस पे मीडियन और मोड को निकालते हैं। इनकी चर्चा आपसे आगे करेंगे और तब इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन आपके साथ करेंगे। चलिए तो फिलहाल बात करते हैं कि एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारे पास होगा उसके अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या उसके एसेंशियल फीचर्स होने चाहिए। तो कहा गया जी उसे निकालना आसान होना चाहिए। इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू कंप्यूट, सभी ऑब्जर्वेशंस पे बेस होना चाहिए। जैसे हमारी ऑब्जर्वेशंस थी 12, 15, 17, 18, 20, तो जो भी हम एवरेज निकाले वो इन सभी ऑब्जर्वेशंस को अकाउंट करके एक नंबर हमारे पास निकल कर आ जाए। और वो नंबर जो है आपके पास यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं 2-3 नंबर आपके पास निकल कर आ जाए, फिर हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा एक मेजर का। और साथ ही जो मेजर हम निकाले उसके साथ फर्दर कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, उसके अलजेब्रिक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, वो भी हम कर सके। क्या होता है इसका मतलब आपके साथ डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। और एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं उस पर ज्यादा फर्क ना डालें, उसको ज्यादा इफेक्ट ना करें, ये भी खूबी उसके अंदर होनी चाहिए। तो जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक बच्चे के मार्क्स यहाँ पे निकल कर आते दो, तो ये एक्सट्रीम वैल्यू हो गई, इस हमारे नंबर के ऊपर ये एक्सट्रीम वैल्यू ज्यादा फर्क ना डाले। तो ऐसा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारे मेजर्स को और जानते हैं कि कौन कौन से मेजर्स हमारे इन खूबियों पे खरे उतरते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी सबसे प्यारा, सबसे दुलारा हमारा अर्थमेटिक मीन। देखिए मीन की अगर हम बात करें तो मीन तो बहुत ही आसान है। मीन के अंदर आपको क्या करना है, जो ऑब्जर्वेशंस आपको दी हैं उनका टोटल लगाना है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ऑब्जर्वेशंस है 5, 7, 9, 11, 13। अगर मुझे इसका मीन निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं इन सबको टोटल कर दूंगा। टोटल करके क्या आएगा, 5 + 7 12 + 9 21 + 11 32 + 13 45। इनको टोटल कर दिया, नीचे डाल दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये 5 है तो नीचे 5 डाल दिया, कितना आ गया आपका, ये 9 आ गया। तो मैं कहूंगा इस सेट ऑफ डाटा का मीन जो है वो मेरे पास 9 है। तो इस पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को मैंने एक नंबर अरिथमेटिक मीन से यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया, जिसे निकालना बहुत 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 ही आसान था। चलिए तो यहां पे फर्दर बात करते हैं हमारे मीन के फॉर्मूलाज की। तो कहा कि अगर आपका डाटा अनग्रुप्ड है तो आपका फॉर्मूला बहुत ही आसान है, आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करना है, जैसा कि लास्ट स्लाइड पे हमने किया। बट अगर आपका डाटा ग्रुप्ड है, ग्रुप डाटा का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपसे यहां पे कहता हूं कि मेरे पास, मैं आपसे यहां पे कहता हूं कि मेरे पास बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं। मैं कहता हूं कुछ बच्चों के मार्क्स मेरे पास है 5, कुछ बच्चों के मार्क्स जो मेरे पास है वो है 15, कुछ बच्चों के मार्क्स मेरे पास है 25। मैं आपसे ऐसा कहता हूं और मैं कहता हूं कितने कितने बच्चों के इतने मार्क्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। मैं कहता हूं जी दो बच्चों के 5 मार्क्स हैं,
3 बच्चों के 15 मार्क्स हैं और आपके एक बच्चे के 25 मार्क्स हैं। मैं आपसे ये चीज यहां पे बोलता हूं, तो मैं आपको कहता हूं आप मुझे मीन निकाल कर बताइए। तो आप मीन कैसे निकालेंगे? आप बच्चों को उनके मार्क्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ये निकल आया एफ एक्स, 5 2 10, 15 3 45 और ये आ गया आपका 25। इन सब का आप टोटल लगाएंगे, क्या टोटल आया? ये आ गया आपका 80 और इस फ्रीक्वेंसी का टोटल भी लगाएंगे, ये आपका आ गया 6, यानी कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू 6, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 80। और आपको मीन निकालना है, तो मीन निकालना बहुत ही आसान है। उसका फॉर्मूला क्या है जी? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, या फिर एन हमारा है टोटल ऑफ दी फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये। तो मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मीन हमारा हो गया यहाँ पे 80/6, ये हमारा मीन यहाँ पे निकल कर आ गया। तो ऐसे अगर हमारा डाटा ग्रुप्ड भी होता तो भी हम अपना मीन निकाल सकते थे। हो सकता है यहाँ पे हमें ये डायरेक्टली देने की बजाय क्लास इंटरवल दी होते, यानी कि हमें ऐसे कहा होता कि 0 से 10 2 बच्चे हैं, 10 से 20 3 बच्चे हैं, 20 से 30 एक बच्चा है। तो उस केस में भी मैं क्या करता, इस क्लास इंटरवल की मिडल वैल्यू को यहां पे x बना देता और फिर अपना सवाल ऐसे ही जैसे मैंने अभी सॉल्व किया वैसे मैं सॉल्व यहां पे कर लेता। तो अगर ग्रुप्ड डाटा भी है मेरे पास तो उसका भी मीन मैं लगा सकता हूं। फॉर्मूला है जी सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी। तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है जिसे लगाकर आपका आंसर बहुत ही आसानी से यहां पे निकल कर आ जाएगा। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल है, देखते हैं आप इसे सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं सॉल्व कर पाते। तो यहाँ पे कहा गया कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है हमें एज ऑफ द 670 स्टूडेंट्स की और आपको इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है x इन ईयर्स और दे रखी है फ्रीक्वेंसी। तो आपको बच्चों की एज दे रखी है, कितने बच्चों की 5 साल एज है, कितनों की 6 है, कितनों की 10 है, कितनों की 14 है, ये आपको सब यहाँ पे बता रखा है और मैं आपको कह रहा हूँ मीन निकाल कर बताओ। आपने कहा सर मीन निकालना तो बहुत ही आसान है, x गिवन है, ये f गिवन है, फॉर्मूला हमें मालूम है। क्या फॉर्मूला है? आपने कहा फॉर्मूला तो अभी रटवाया आपने, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही करना है। इसका सिग्मा एफ तो हमको पता है 670 है, एफ एक्स हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू सारी यहां लिखेंगे, इसका टोटल यहां लिखेंगे, तो हमारा यहां से इसमें पुट करके आंसर निकल कर आ जाएगा। मैंने कहा ये क्या ये बहुत आसान है ऐसा करना? मुश्किल नहीं होगी इतने सबको मल्टीप्लाई करने में। अब आपने सोचा कि हाँ सर अब तो ये तो मुश्किल हो जाएगी, इतने सारी को मल्टीप्लाई करना, आपने तो 2-3 को करके बता दिया, इतने सारों को मल्टीप्लाई कौन करेगा? मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके बताया कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करते जाइए और आप इसको टोटल करके डिवाइड बाय सिग्मा एफ कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बट सर क्या कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है इसे करने का? बिल्कुल, आपका हुक्म हुआ और शॉर्टकट तरीका हमने आपके लिए आपको दे दिया है। शॉर्टकट तरीका है जी एज्यूम्ड मीन मेथड। तो कहा गया कि आप जो है अपने डाटा के अंदर किसी फिगर को एज्यूम कर लो कि वो मेरा मीन है। असल में वो आपका मीन नहीं है, बट आप सिंपली उसे एज्यूम कर रहे हैं, मान लेते हैं कि वो मेरा मीन है। जैसे इस डाटा में मैंने कहा, मान लिया कि मेरा मीन जो है वो 8 है, ऐसा मैंने यहां पे मान लिया। और फिर क्या किया, मैंने अपने डाटा को एज्यूम्ड मीन में से माइनस करता गया। तो मैंने क्या लिखा, x माइनस 8, इनमें से सब में से 8 माइनस किया, -3, 5 माइनस 8 -3 आया, 6 माइनस 8 -2 आया, 7 माइनस 8 -1 आया, 8 माइनस 8 तो 0 ही हो गया। और ऐसे ये सारे नंबर मेरे पास निकल कर आ गए। अब ये 1 2 3 4 5 छोटे छोटे नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान था, और फिर इनका टोटल लगाया तो फिर मेरे पास टोटल भी बहुत आसानी से निकल कर आ गया। अब मैंने इन्हें यहां पे डिवाइड किया, किसे, इन दोनों को यहां पे डिवाइड किया। तो आपने कहा सर ये आपका आंसर होगा? मैंने कहा नहीं, रुको, आपने जिस नंबर को पहले घटाया था ना, जो ये फिगर निकल कर आएगी उसमें बस वही नंबर ऐड कर देना, यानी कि 8 प्लस 558/670, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसके अंदर सिंपली आपको आपका जो एज्यूम्ड मीन था ना उसे आपको ऐड करना है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। एग्जामिनेशन में आपसे पूरे पूरे सवाल नहीं सॉल्व करवाने वाले, बट बेसिक कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, इसीलिए ये बात माय डियर फ्रेंड्स आपके साथ यहां पे शेयर करी। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं, हमारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अरिथमेटिक मीन की बात कर लेते हैं जी। अरिथमेटिक मीन की बहुत ही मजेदार कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनकी बात करते हैं। तो कहा गया कि अगर आप अपने मीन से अपने डेविएशंस निकालते हो तो
तो उनका सम आपका 0 होने वाला है। जैसे आपका ऑब्जर्वेशंस गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, तो यहाँ पे आपका मीन क्या निकल कर आएगा, इन सब का टोटल किया 150 आया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी 5 है, तो मीन क्या होगा, मीन सर हमारा निकल कर आएगा 150 बाय 5 यानी कि 30 निकल कर आएगा। अगर इन सबको 30 से माइनस कर दो, 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20, इन सब का सम करोगे तो इनका सम 0 आएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर आप सारी ऑब्जर्वेशंस में से अर्थमेटिक मीन घटा देते हो तो आपका सम 0 निकल कर आता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको माय डियर फ्रेंड्स याद रखनी है। चलिए अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। अरिथमेटिक मीन की काफी सारी प्रॉपर्टीज है, काफी सारी प्रॉपर्टी बना रखी है इसने। अगली प्रॉपर्टी है सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। सर इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको कहा कि आप डेविएशंस निकाल लो मीन से, वो आपकी 0 आ जाएंगी। तो यहां पे हमने 2, 3, 4, 5, 6 इन टर्म्स को लिया, इनका मीन मैंने निकाला, मीन मेरे पास निकल कर आया 4। मीन मेरे पास यहां पे निकल कर आया 4। देखिए मीन को ना एक्स बार वाले साइन से भी डिनोट करते हैं। आप पीछे देख रहे होंगे एक्स बार लिखा हुआ है, सर बता नहीं रहे, आपको पता होना चाहिए। मीन को एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू 4। तो एक्स माइनस एक्स बार आपने किया तो ये आपका सम जो है 0 निकल कर आ गया। अब कहा गया कि एक्स माइनस एक्स बार का अगर आप स्क्वायर करते हो, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते हो तो आपका क्या आएगा, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, आपका 0 तो 0 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर 4 का स्क्वायर 4, इन सब का टोटल किया तो ये आपका 10 निकल कर आया। तो आपने कहा जी अगर मैं डेविएशंस लेता हूं मीन से और उसको स्क्वायर करता हूं तो हमारा मिनिमम निकल कर आएगा। आप किसी और नंबर से डेविएशन लो, उसका स्क्वायर निकालो, तो आप देखेंगे उसकी वैल्यू इससे ज्यादा आएगी। सर हम नहीं मानते, आप करके बताओ। लो जी करके बताते हैं। हम यहां पे कोई और वैल्यू लेते हैं। मैं डेविएशन किससे निकालूं, सर आप मुझे 5 से डेविएशन निकाल के बताओ। तो x माइनस 5 मैं यहां पे करता हूं, देखता हूं क्या निकल कर आता है। ये आ गया -3, ये आ गया -2, ये आया -1, ये आया 0, ये आया 1। अब मुझे क्या करना है, इस डेविएशन का स्क्वायर निकालना है। x माइनस 5 का स्क्वायर करता हूं, ये आया 9, ये आया 4, ये आया 1, ये आया 0, ये आया 1। इसका टोटल निकालो तो जरा, ये आया 13, 14, 15, 15 टोटल निकल कर आया। तो 15 क्या आपका 10 से ज्यादा है या 10 से कम है, सर ये तो 10 से ज्यादा है। तो कम कौन सा है आपका, कम 10 है। तो सर हमारा जो डेविएशन का स्क्वायर है मीन से, वो सबसे मिनिमम निकल कर आता है। किसी और नंबर से निकालोगे तो वो आपका इससे ज्यादा आएगा। बस इतनी सी बात आपको बतानी थी। चलिए जी अगली प्रॉपर्टी पे आ चुके हैं। अगली प्रॉपर्टी भी बहुत ही मजेदार है। कहा गया कि आपका जो मीन है उसके अंदर आप हर एक वेरिएबल के अंदर कुछ जोड़ते हो, घटाते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो आपका मीन के अंदर भी उतना ही बदलाव आएगा। तो जैसे आपका मीन यहां पे ऑब्जर्वेशंस गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, इसका मीन आपने निकाला 30 आया। अब आप क्या करते हैं, इसके अंदर सभी के अंदर 2 ऐड कर देते हैं। सबके अंदर आपने 2 ऐड कर दिया, 12, 22, 32, 42, 52 बना दिया इन्होंने। तो कहा जी आपका मीन के अंदर भी 2 ऐड हो जाएगा। मीन 30 था ना, अब इसके अंदर 2 ऐड होके ये आपका 32 बन जाएगा। अगर मान लीजिए 2 ऐड ना करते, 2 घटा देते, 10 में से 2, 20 में से 2, सब में से 2 घटा दिया, 8, 18, 28, 38, 48, तो ये नंबर्स आपके पास आए। आपका मीन आपने निकाला 28 निकल कर आया। तो ये भी आपका 2 से ही तो घट गया। अब मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। इन 10, 20, 30, 40, 50 को हमने 20, 40, 60, 80, 100 बना दिया और इनका मीन निकाला तो 60 आ गया। तो आपका मीन सिंपली क्या हो गया, मीन आपका यहां पे आप देखेंगे तो क्या हो गया, आपका मीन यहां पे मीन आपका डबल हो गया। मीन आपका मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, डबल हो गया। अब डिवाइड बाय 2 करते, 10, 20, 30, 40, 50 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या निकल कर आएगा। इनको अगर आप डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आ गया यहाँ पे 5, 10, 15, 20 और 25। इनका मीन आपने निकाला, इनका मीन आपने निकाला तो 15 आ गया। और 15 जो है अगेन, 15 जो है अगेन 30 डिवाइडेड बाय 2 ही तो है। तो आप जो है अपनी ऑब्जर्वेशंस में जितना चेंज करेंगे आपकी मीन में भी उतना ही चेंज होगा। सब ऑब्जर्वेशंस में बराबर बराबर चेंज करेंगे, चाहे प्लस, चाहे माइनस, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड, आपके मीन में भी उतना ही बदलाव आएगा। ये बात यहां पे आपको बोली गई है।
और इसी बात को माय डियर फ्रेंड्स जो भी आपके साथ डिस्कस करी, इसे चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का नाम भी दिया जाता है। ओरिजिन चेंज करने का मतलब है प्लस या फिर माइनस करना कुछ, स्केल चेंज करने का मतलब है मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना कुछ। तो अगर आप अपनी सभी ऑब्जर्वेशंस का ओरिजिन या स्केल चेंज कर लेते हो तो आपके मीन का भी उतने से ही ओरिजिन और स्केल जो है चेंज हो जाएगा। बस इतना आपको बताना था। चलो जी, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो कहा गया कि अगर आपको दो डाटा के मीन और उनके नंबर्स दे रखे हैं तो आप जो है उनका कंबाइंड मीन भी यहां पे निकाल सकते हो। सर क्या मतलब, समझे नहीं बात का। अगर मैं कहता हूं मेरे पास जो है कुछ बच्चे हैं कॉमर्स के और कुछ बच्चे हैं मैनेजमेंट के। मैंने कहा जी कॉमर्स वाले बच्चे जो मेरे पास हैं वो मेरे पास है 20, मैनेजमेंट वाले बच्चे मेरे पास है जी 10। और इनके मार्क्स कितने हैं, इनके एवरेज मार्क्स कितने हैं वो भी मैंने लिख डाले। कॉमर्स वाले बच्चे जो हैं उनके मार्क्स हैं 15, मैनेजमेंट वाले होशियार ज्यादा हैं और उनके मार्क्स यहाँ पे हैं मेरे पास 18, एवरेज मार्क्स हैं 18। तो मैंने कहा कि मैं चाहूं तो मैं इनकी कंबाइंड अर्थमेटिक मीन भी निकाल सकता हूं। तो कैसे निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला हमारे पास है, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला हमारे पास है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है उसे निकालना। तो कहा गया जी आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 20 प्लस 10 नंबर से इसे डिवाइड कर दो। तो यानी कि 20 इंटू 15 प्लस 10 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10। इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा कंबाइंड मीन यहां पे निकल कर आ जाएगा, इन दोनों को इकट्ठे जोड़ के मीन निकल कर आ जाएगा। और इसे ही कहा जाता है कि हमारे अर्थमेटिक मीन के साथ हम आगे छेड़छाड़ भी कर सकते हैं, उसकी फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इसे टेक्निकली ये नाम भी दिया जाता है। चाहे आपके पास कॉमर्स मैनेजमेंट के साथ और बच्चे ऐड हो जाएं, हिस्ट्री के बच्चे ऐड हो जाएं, साइकोलॉजी के बच्चे ऐड हो जाएं, इंग्लिश के बच्चे ऐड हो जाएं, कितने भी बच्चे ऐड हो जाएं, आप उन सभी का कंबाइंड मीन निकाल सकते हो। इस फॉर्मूला को आगे बढ़ाते जाओ और कंबाइंड मीन आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारे अरिथमेटिक मीन की। और कुछ और मिसलेनियस प्रॉपर्टीज है जी हमारे अरिथमेटिक मीन की, आइए उसे भी देख लेते हैं। तो कहा गया मीन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एनी सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, सो इट ऑलवेज एग्जिस्ट। आपका कोई भी न्यूमेरिकल डाटा है, 10, 15, 40, 1000 है, या फिर -500 प्लस 1000 प्लस 5000, कोई भी डाटा है आपका, अगर वो न्यूमेरिकल है उसके अंदर नंबर्स है ना, तो आप उसका मीन भी निकाल सकते हो। एक सेट ऑफ डाटा का मीन एक ही होगा, ऐसा नहीं आप कह सकते कि इस डाटा का मीन 10 भी है 12 भी है, आप ये कभी नहीं कह सकते। एक डाटा है तो उसका एक ही मीन होगा। मीन आपका एक रिलायबल मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, क्योंकि ये सभी आइटम्स को अकाउंट फॉर करता है। हमने खूबियां जानी थी ना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, कि सभी आइटम्स को अकाउंट फॉर करे, तो आपका मीन जो है सभी आइटम्स को अकाउंट फॉर करता है। जितने भी ऑब्जर्वेशन है आपके सभी को लेकर हमारा मीन जो है वो निकाला जाता है। और कहा गया मीन इज ग्रेटली इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, तो ये खूबी पूरी नहीं करता मीन। मीन के अंदर अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यूज हैं तो वो उस पर ज्यादा इफेक्ट डाल देती हैं। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, मेरे पास यहां पे कुछ नंबर्स हैं 10, 20, 30, और एक नंबर मैं यहां पे लेता हूं मेरे पास 240, ठीक है जी। और दूसरी एक सीरीज में यहां पे लिखता हूं 10, 20, 30 और 40। इसका मीन मैंने निकाला, इसका मीन मैंने निकाला, पता है क्या निकल कर आया 25। इसका मीन मैंने निकाला, पता है क्या निकल कर आया 75। तो आप देखिए कि एक एक्सट्रीम वैल्यू डाल देने से, एक एक्सट्रीम वैल्यू डाल देने से मेरा मीन जो है कितना बढ़ गया। पहली तीन ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सेम है, बट मैंने एक एक्सट्रीम वैल्यू यहां पे डाली और उसी से मेरा मीन इतना ज्यादा बढ़ गया। तो एक्सट्रीम वैल्यू से काफी ज्यादा प्रभावित है हमारा अरिथमेटिक मीन, और यही इसका एक डिसएडवांटेज डीमेरिट भी बनेगा। और साथ ही साथ कहा गया इट इज कैपेबल ऑफ ट्रीटिंग बीइंग ट्रीटेड मैथमेटिकली। इसके अंदर आप फर्दर कुछ कंप्यूटेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको दो डाटा का अलग अलग से मीन और नंबर गिवन है, उनको मर्ज करके कंबाइंड मीन भी निकाल सकते हैं। तो ये किसका फायदा यहां पे बनता है। चलिए, तो यहां पे हमारे पास है जी कुछ मेरिट्स ऑफ द अरिथमेटिक मीन। तो कहा गया ये आपका रिजिडली डिफाइंड है, यानी कि आपके एक सेट ऑफ डाटा के लिए एक ही मीन आपका होने वाला है। मीन निकालने के लिए आपको सिंपल नॉलेज चाहिए, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन,
बस यही सब चीजें ही तो हमने करी, आपके साथ डिस्कस किया मीन निकालना, कितनी आसानी से नंबर्स को ऐड किया, डिवाइड किया, मीन निकल कर आ गया, बहुत ही आसान था। तो बहुत ही सिंपल है इसे निकालना, समझना, सभी ऑब्जर्वेशंस पे ये आपका बेस्ड है। It can be computed even if the detailed distribution is not known, but the sum and number of observations are known. तो मैं आपको कहता हूं कि मेरे क्लास में जो बच्चे हैं 20 बच्चे हैं, उनके सम ऑफ मार्क्स जो है 200 है, तो आप आसानी से मीन निकाल कर बता देंगे कि सर मीन आपका 10 होगा, 200 डिवाइड बाय 20। एक एक बच्चे के मार्क्स नहीं भी पता तो भी मीन आपका निकल आता है, तो मेरिट हो गया इसका। इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग। देखिए जब आप सैंपलिंग करते हैं एक पॉपुलेशन में से, आप सैंपल चूज करते हैं, उसका मीन निकालते हैं, फिर कोई और सैंपल लेते हैं, उसका मीन निकालते हैं, तो आपकी फ्लक्चुएशन आ जाती है सैंपल टू सैंपल। बट बाकी एवरेजेस के मुकाबले, बाकी आपके फर्दर अगर मैं बात करूं जो आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, उनके मुकाबले हमारे जो मीन के अंदर फ्लक्चुएशंस जो है वो कम आती हैं। इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग, तो ये भी आपको याद रखना है। It represents the center of gravity because it balances the magnitude of observation which are greater and less than it. तो जैसे हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं 2, 3, 4, 5, 6, तो मीन आपका होगा 4, तो ये आपकी बैलेंस कर रहा है, 2 और 3 इससे कम है, 5 और 6 जो है इससे ज्यादा है, तो दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के ये चल रहा है। और एक गुड बेसिस है कंपैरिजन का, आपको कहा जाए इस क्लास के एवरेज मार्क्स 50 हैं और दूसरी के 60 हैं, तो आप आसानी से कंक्लूजन निकाल लेंगे कि दूसरी क्लास में होशियार बच्चे हैं, आप आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ मेरिट्स हैं अरिथमेटिक मीन के। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, काफी बात कर ली अरिथमेटिक मीन की खूबियों पे। अब यहाँ पे हैं इसके कुछ डीमेरिट्स। जैसा कि कहा गया, अगर आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है तो आपको एडिशन प्लस माइनस तो करना ही पड़ेगा। सिंपली डाटा को देखकर या फिर कोई ग्राफ बनाकर आप मीन को कंप्यूट नहीं कर सकते। मीडियन और मोड के केस में आप डाटा को देखकर और ग्राफ बनाकर भी उन्हें कंप्यूट कर सकते हो। अरिथमेटिक मीन आपके क्वालिटेटिव डाटा के लिए सूटेबल नहीं है, जैसे इंटेलिजेंस है, ऑनेस्टी है, उसकी कैसे एवरेज निकालेंगे हम? क्या किसी को कह सकते हो, क्या अपनी गर्लफ्रेंड को कह सकते हो कि ऑन एन एवरेज बाकी लड़कियों के मुकाबले तुम्हारी खूबसूरती 5 पॉइंट्स ज्यादा है? क्या ऐसा कह सकते हो? नहीं सर, क्यों पिटवाई वाले काम करा रहे हो हमसे। चलिए आगे है, इट इज टू मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, जो कि अभी आपको लास्ट स्लाइड में करके भी दिखाया था, और इसीलिए कहा गया ये पूरे डाटा को एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं भी करता। जो आपका मीन निकल कर आया, हो सकता है वो आपके डाटा का पार्ट ही ना हो। आपने एक डाटा लिया और उसका मीन निकाला, जैसे मैं आपके साथ यहां पर डाटा शेयर करता हूं 2, 4, 6 और 8, इसका मीन निकालो तो जरा। इसका मीन निकालेंगे तो आप मीन निकल कर इसका आएगा 5, इसका मीन निकल कर आएगा 5, तो क्या 5 इस डाटा में कहीं है? 5 इस डाटा में तो कहीं है ही नहीं। तो हम कहते हैं कि मीन कई बार एक फिक्टिशियस एवरेज बन जाता है, जो कि डाटा में कहीं देखने को ही नहीं मिलता। हमने कहा जी आमतौर पर इन बच्चों के मार्क्स जो है एवरेज मार्क्स में 5 है और किसी भी बच्चे के 5 मार्क्स है ही नहीं, तो ये कई बार थोड़ा सा हमें अटपटा लगता है। कहा गया अरिथमेटिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड व्हेन क्लास इंटरवल्स हैव ओपन एंड्स। तो अगर याद करो, मैंने आपको बताया था कि क्लास इंटरवल हो तब भी हम अपने मीन को कंप्यूट कर सकते हैं उनकी मिडिल टर्म को कंसीडर करके। जैसे मैंने बताया था जी आपको 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 15 लिख लीजिए, इसको 25 लिख लीजिए, इसको 35 लिख लीजिए और अपना मीन निकाल लीजिए। अब यहां कहा गया कि आपके क्लास इंटरवल जो हैं उनके एंड ओपन है, उनके एंड जो है खुले हैं। जैसे कि यहां पे लिखा गया लेस देन 10, या 10 to 20 नहीं लिखा गया, लेस देन 10 लिखा गया, सिंपली इतना लिख के छोड़ दिया कि लेस देन 10। आगे लिखा गया 20 to 30, आगे लिखा गया मोर देन 30, ऐसे लिखा गया बस। तो यहां पे इस केस में हमारे पास ये 15, 25, 35 ऐसे लिख कर दे दिया। तो इस केस में आप इनकी मिडिल टर्म कैसे निकालोगे? लेस देन 10 की मिडिल टर्म पता क्या है? नहीं पता क्या है। लेस देन 10 कितने भी हो सकते हैं, 20 to 30 की भी नहीं, 20 to 30 की तो निकाल ही लोगे। मोर देन 30 की पता है क्या? मोर देन 30 में 40, 50, 60, 100 कितने भी आ जाएंगे, उसकी मिडिल टर्म निकाल सकते हो क्या? उसकी भी नहीं निकाल सकते। तो अगर आपके एंड्स ओपन है तो अरिथमेटिक मीन निकालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसे हम नहीं यहां पे निकाल पाएंगे। निकालना है तो कुछ assumptions आपको लेनी पड़ेंगी, उस हिसाब से आप निकालेंगे। In the absence of complete distribution of observations, the arithmetic mean may lead to fallacious conclusions.
तो कहा गया कि आपकी दो डिस्ट्रीब्यूशंस बिल्कुल अलग हो सकती है और उनका अरिथमेटिक मीन एक ही नंबर हो सकता है। सर कैसे, एग्जांपल देके बताओ। तो दो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है 1 2 3 4 5, और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन का मैं एग्जांपल देता हूं आपको। दूसरी है जी मेरे पास 0 3 6। इन दोनों का जो मीन है वो मेरे पास 3 है, इन दोनों का मीन मेरे पास 3 है, बट क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग है। तो ऐसा भी हो सकता है मीन सेम हो बट डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो, तो आपको यहां पे हो सकता है कुछ गलत फहमी हो जाए मीन को देखकर। सिंपल अरिथमेटिक मीन गिव्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू लार्जर वैल्यूज। तो आपके साथ डिस्कस किया कि एक्सट्रीम वैल्यूज जो है इसको फर्क डालती हैं, और यहाँ पे ये इसकी एक डिसएडवांटेज भी बन जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ गई तो यहाँ पे वो हमें दिक्कत दे सकती है। हमें रिक्वायरमेंट है कि एक्सट्रीम वैल्यू को वेट कम दे और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मीन है डाटा का रिप्रेजेंटेटिव निकल कर आ जाए। तो एक दिक्कत है यहाँ पे हमारे सिंपल अरिथमेटिक मीन की, और इसीलिए हमारे पास कंसेप्ट आया वेटेड मीन का। आइए उसे भी देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया कि हमारा जो सिंपल मीन है वो सभी आइटम्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे देता है, बट कई बार हमें हर आइटम को अलग अलग इंपॉर्टेंस देनी होती है, वहां हम निकालते हैं हमारा वेटेड मीन। तो जैसे मैं कहता हूं मेरे पास नंबर्स हैं 10 20 30 200, मैं कहता हूं जी इन सबको मुझे जो वेटेज देनी है ना, इन सबको मुझे वेटेज देनी है, वो मुझे देनी है, मान लीजिए मैं कहता हूं इनको वेट देना है 25 25 25 और उसको मुझे वेट केवल 10 ही देना है। तो मैं अलग अलग वेट जो है वो भी दे सकता हूं अगर मैं वेटेड मीन निकाल रहा हूं। तो इसका वेट मैंने यहां पे कम कर दिया, इनका वेट यहां पे ज्यादा कर दिया, ताकि ये मेरी मीन को ज्यादा इन्फ्लुएंस ना करे। अब मैंने इसको वेट कम दिया और अगर मैं मीन निकालूंगा ना तो अब मेरे मीन को ये इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। और कई बार आपके प्रैक्टिकल सिनेरियोज में वेटेड एवरेज निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि आपके जो फाइनल मार्क्स कैलकुलेट होंगे ना, उसके अंदर आपकी असाइनमेंट की इतनी वेटेज है, आपकी अटेंडेंस की इतनी वेटेज है, आपके मिड टर्म की इतनी वेटेज है और फाइनल एग्जाम की इतनी वेटेज है। तो ये वेटेज जो है आप अपने नंबर्स के साथ, अपने मार्क्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ही आपकी जो फाइनल मार्क्स है वो निकल कर आते हैं, आपका फाइनल रिजल्ट फिर ही तैयार होता है। जैसे यहाँ पे बोला गया कि एक स्टूडेंट है, उसकी हमें यहाँ पे फाइनल मार्क्स निकालने हैं, फाइनल एवरेज निकाल कर बतानी है, और यहाँ पे वेट अलग अलग है। पहली असाइनमेंट को 10% वेट है, दूसरी को भी 10%, मिड टर्म को 30% है और फाइनल एग्जाम को 50% वेट है। और उसके मार्क्स भी लिखे गए, पहली असाइनमेंट में 70 मार्क्स हैं, सेकंड में 65 है, मिड टर्म में 70 है और फाइनल में उसके 85 मार्क्स जो है वो आए हैं। तो आप क्या करेंगे, इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 70 को 10% किया, ये आपका क्या निकल कर आया 70 इंटू 10%, को फिलहाल इग्नोर करते हैं, 70 इंटू 10 ये आपका आया 700, 65 इंटू 10 ये आपका है 650, 70 इंटू 30 ये आपका क्या निकल कर आया, ये आपका आ गया 2500, 50 इंटू 85 ये आपका क्या निकल कर आया 5 5 25, 5 8 40, ये आया आपका 4250। आप क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे सम ऑफ वेट से। सम ऑफ वेट आपका क्या है यहाँ पे 100, आप इनका टोटल करेंगे, ये आपका निकल कर आएगा 7700। आप इसे डिवाइड करेंगे, सम ऑफ वेट्स को डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे सम ऑफ वेट से, तो आपका जो वेटेड मीन है वो निकल कर यहाँ पे आ जाएगा 77। तो ऐसे माय डियर फ्रेंड्स हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में वेटेड अरिथमेटिक मीन का भी इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारी कमी है सिंपल अरिथमेटिक मीन की, उसे यहां पे दूर करने की कोशिश भी करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे डिस्कशन को ब्रेक लगाते हैं और आपसे कंसेप्ट चेक क्वेश्चन एक पूछते हैं और जानते हैं कि कितना आपको समझ में आया है। तो क्वेश्चन है विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन, इनमें से कौन सी अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शंस दिए हैं जी, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम और डिविएंट वैल्यूज। तो पहले ही ऑप्शन में हमें गलती मिल गई, अरिथमेटिक मीन जो है एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड होती है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। बाकी जो आपकी हैं वो प्रॉपर्टीज हैं अरिथमेटिक मीन की, आपने ध्यान से पढ़ी, आप पहचान जाएंगे। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, इस सवाल का जो आंसर है आपने बिल्कुल सही पहचाना है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर है। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इस डिस्कशन को एंड करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमने अरिथमेटिक मीन की चर्चा करी, उसे कैसे निकालना है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसके मेरिट्स हैं, क्या उसके डीमेरिट्स हैं। आगे चर्चा करेंगे ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन की।